शिक्षा 10x में आपका स्वागत है। ईवीएस पेडागोजी के ये ट्रेन मैप और डायरेक्शंस वाले सवाल आपके सीटेट के एग्जाम में आते ही आते हैं। ये तो पक्का है, 101% श्योर है कि इस टॉपिक पर बेस्ड सवाल आपके पेपर में रखा ही रखा होगा। तो ये वीडियो पूरी देखना, वरना आप सीटेट को पास करने से हाथ धो बैठोगे। बिल्कुल। और आज की बातचीत का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि आपको तैयार करना है। आज हम इन सवालों के पीछे का जो डर है उसे खत्म कर देंगे। इसे देखने के बाद आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम खास तौर पर एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब ईवीएस सेक्शन पर ध्यान देंगे। और आज हम कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ स्मार्ट हैक्स भी डिस्कस करेंगे। हाँ, वो हैक्स जो आपके मार्क्स कटने नहीं देंगे और आप सवालों को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की चर्चा का मिशन साफ है, ईवीएस सेक्शन के 3 सबसे मुश्किल पड़ावों को पार करना। पहला, ईवीएस की वो 6 मुख्य थीम्स जिनका क्रम हमेशा उलझाता है। दूसरा, नक्शे और दिशा वाले सवाल जो सच में सिर घुमा देते हैं। और तीसरा, ट्रेन के समय और रफ्तार वाले सवाल जिनमें कैलकुलेशन गलत हो ही जाती है। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। हाँ, ईवीएस की 6 थीम्स। देख, बहुत ही मजेदार कहानी दी गई है। ये कहानी सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये असल में दिखाती है कि एक बच्चे का दुनिया को समझने का दायरा कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है। बिल्कुल। और एनसीईआरटी ने ये क्रम बहुत सोच समझकर बनाया है। ये ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। बच्चा पहले उसे समझता है जिसे वो जानता है। तो कहानी शुरू होती है बच्चे के सबसे पहले सर्कल से, यानी उसके सबसे करीबी लोगों से। तो पहली थीम है परिवार और दोस्त। परिवार और दोस्त, ठीक है। और परिवार के बाद बच्चे की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? भूख, तो भोजन। एकदम। दूसरी थीम हुई भोजन, और खाने के बाद क्या चाहिए? पानी। हाँ, तो तीसरी थीम बन जाती है पानी। देखिए क्रम कितना तार्किक है, परिवार, फिर खाना, फिर पानी। और खाना पानी हो गया तो चाहिए सर पर छत, मतलब एक सुरक्षित जगह। तो चौथी थीम हो गई आश्रय, शेल्टर। बिल्कुल। और जब ये चारों बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, परिवार, खाना, पानी, घर, तब इंसान या बच्चा बाहर की दुनिया के बारे में सोचता है, घूमने फिरने के बारे में। तो 5वीं थीम है यात्रा। एकदम। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम घूमते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, तो हम सिर्फ देखते नहीं हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा, और यहीं से हमारी छठी और आखिरी थीम निकलती है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो ये पूरा क्रम बच्चे के विकास जैसा ही है, मतलब अंदर से बाहर की ओर। बिल्कुल। लेकिन असली जाल तो अब आता है जहां परीक्षक एक नंबर चुरा लेता है। एक मिनट, लेकिन सिलेबस में तो जानवर और पौधों पर बहुत जोर दिया जाता है। अगर वो मुख्य थीम नहीं है तो उन्हें कहाँ रखा गया है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। यही वो सवाल है जो 1 नंबर का फर्क पैदा करता है। जानवर और पौधे ये मुख्य थीम नहीं है, ये पहली थीम परिवार और दोस्त की 4 सब थीम्स में से 2 है। अच्छा, तो पहली थीम परिवार और दोस्त के अंदर भी 4 छोटे हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं? हाँ, वो 4 उप थीम है, रिश्ते, फिर काम और खेल, फिर जानवर और पौधे। एनसीईआरटी का इसके पीछे तर्क ये है कि छोटे बच्चे जानवरों और पौधों को अलग नहीं समझते। मतलब वो उन्हें अपने आसपास के माहौल का, अपने इकोसिस्टम का हिस्सा मानते हैं। हाँ, उनका पालतू कुत्ता उनके परिवार का सदस्य होता है और आंगन का पेड़ उनके दोस्त जैसा। इसलिए इन्हें परिवार के साथ ही रखा गया है। आप समझ आया। तो परीक्षा में है जो सच में नक्शे से जुड़ा है और जहां सबसे ज्यादा सिर घूमता है, दिशा वाले सवाल। हाँ, वो सवाल जहाँ पूछा जाता है कि दिल्ली के सापेक्ष गुजरात की दिशा क्या है, या एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर में चला फिर दाएं मुड़ा। ये सवाल असल में क्या कहते हैं, स्थानिक समझ को परखते हैं। और कई छात्रों को इससे घबराहट होती है। तो इसके लिए एक बहुत कारगर विजुअल ट्रिक बताई गई है, प्लस साइन ट्रिक। ये सुनने में तो आसान है, पर ये काम कैसे करती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती छात्र कहाँ करते हैं, वे अपनी बॉडी पर भरोसा करते हैं, अपने दाएं बाएं पर। पहला नियम है अपनी बॉडी पर नहीं, सिर्फ पेपर पर भरोसा करना है। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, कागज पर एक बड़ा सा प्लस का निशान बनाइए। ठीक है, प्लस बन गया। ऊपर हमेशा नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिने हाथ पर ईस्ट और बाएं हाथ पर वेस्ट। बिल्कुल। अब दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, जहां 90% लोग गलती करते हैं,
सवाल में जिसके सापेक्ष दिशा पूछी गई है, प्लस का सेंटर उस जगह पे रखिए। मतलब अगर सवाल है दिल्ली के सापेक्ष भोपाल की दिशा क्या है, तो मुझे दिल्ली के ऊपर ये प्लस का निशान सोचना होगा, भोपाल पर नहीं। यही वो गलती है जो सब करते हैं, वो भोपाल पर प्लस रख देते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, बस देखिए कि दूसरी जगह उस प्लस पर कहाँ आ रही है। अगर भारत के नक्शे में दिल्ली पर प्लस रखा जाए तो भोपाल ठीक नीचे की तरफ आएगा। तो जवाब क्या हुआ? साफ है, साउथ यानी दक्षिण। ये तो सच में बहुत आसान है, लेकिन ये ट्रिक तो सीधी दिशाओं के लिए हुई। अगर जवाब उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम जैसा हुआ तो? बहुत अच्छा सवाल है। प्लस का निशान सिर्फ 4 दिशाएं नहीं बताता, वो आपके मैप को 4 हिस्सों यानी क्वाड्रेंट्स में भी बांट देता है। ऊपर और दाएं के बीच का पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट है, नीचे और बाएं के बीच का पूरा इलाका साउथ वेस्ट है। तो अगर दिल्ली के सापेक्ष ओडिशा पूछा जाए तो वो नीचे और दाईं ओर के क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब साउथ ईस्ट। एकदम सही। समझ गया। पर इस ट्रिक के लिए भारत के राज्यों का एक मोटा मोटा नक्शा तो दिमाग में होना ही चाहिए। अगर यही नहीं पता कि दिल्ली के नीचे भोपाल है, तो प्लस का निशान भी मदद नहीं कर पाएगा। खासकर समुद्र तट वाले राज्य बहुत कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी कुछ मजेदार मेमोरी कोड्स हैं। भारत के नक्शे में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में है अरेबियन सी, और दाईं ओर राइट साइड में है बे ऑफ बंगाल। हाँ, तो अरब सागर यानी पश्चिम तट के लिए कोड है KKG महाराष्ट्र गुजरात। ये नीचे से ऊपर का क्रम है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। KKG महाराष्ट्र गुजरात, KKG महाराष्ट्र गुजरात। ठीक है, ये याद हो गया। और बंगाल की खाड़ी मतलब पूर्वी तट के लिए? पूर्वी तट के लिए कोड है WOAT, बोट जैसा साउंड करता है, नीचे से ऊपर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। व्हाट? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और एक और मजेदार बात, लक्षद्वीप के नाम में एल आता है और वो भारत के लेफ्ट साइड में है। तो एल से लक्षद्वीप, एल से लेफ्ट। बिल्कुल, इससे अंडमान अपने आप दाईं ओर हो गया। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत फंसाता है, अगर नक्शे को उल्टा कर दें तो क्या दिशाएं बदल जाएंगी? प्लस साइन मेथड इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं। ये इसलिए काम करता है क्योंकि आपने एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट बना लिया है। आपका रेफरेंस पॉइंट अब कागज के किनारे नहीं बल्कि दिल्ली है। अब कागज घूमे या आप, दिल्ली के सापेक्ष उड़ीसा की स्थिति नहीं बदलेगी, वो हमेशा साउथ ईस्ट में ही रहेगा। ये तो सच में एक सीक्रेट हथियार है। तो नक्शे का पड़ाव भी पार हुआ। अब आखिरी पहेली पर आते हैं, ट्रेन का समय, खासकर जब तारीख बदल जाती है। इसमें तो घंटों की गिनती में ही गलती हो जाती है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सवाल सिर्फ गणना का नहीं बल्कि ध्यान और सटीकता का है। इसका एक ही सीधा नियम है, पहुंचने का समय, चलने का समय इज इक्वल कुल यात्रा का समय। लेकिन इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए 2 चाबियां हैं। पहली चाबी तो आसान लगती है, समय को हमेशा 24 घंटे के फॉर्मेट में सोचें। जैसे दोपहर 2 बजे को 14:00 और रात के 10 बजे को 22:00 लिखें। इससे AM PM का झंझट ही खत्म। बिल्कुल, लेकिन असली मुश्किल तब होती है जब तारीख बदल जाती है, और यही हमारी दूसरी और जादुई चाबी काम आती है। अगर ट्रेन अगले दिन पहुंचती है तो बस पहुंचने के समय में 24 घंटे जोड़ दें और फिर घटाएं, बस इतना ही। सिर्फ 24 घंटे जोड़ देने हैं, इतना आसान। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन 30 जनवरी रात 10 बजे मतलब 20:00 बजे चली और 31 जनवरी सुबह 8 बजे यानी 0800 बजे पहुंची। यहाँ तारीख बदल गई है तो हम अपनी दूसरी चाबी इस्तेमाल करेंगे। पहुंचने का समय है 0800, क्योंकि दिन बदल गया है हम इसमें 24 घंटे जोड़ देंगे, तो 0800 प्लस 2400 हो गया 3200। अच्छा, 3200 ये हमारा नया पहुंचने का समय है। हाँ, अब फॉर्मूला लगाएं, 3200 माइनस 2200। ये तो सीधा 10 घंटे आ गया। मतलब आधी रात को बैठकर उंगलियों पर घंटे गिनने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तरीका कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर ट्रेन 2 दिन बाद पहुंचे? मान लीजिए कोई ट्रेन 28 मई को रात 9 बजे चली मतलब 21:00 और 30 मई को दोपहर 3 बजे यानी 15:00 पहुंची, तब? वही नियम लागू होगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। ट्रेन 28 को चली और 30 को पहुंची, मतलब 2 रातें सफर में गुजरी, तो हम पहुंचने के समय में 24 प्लस 24 यानी 48 घंटे जोड़ देंगे। अच्छा, तो 15:00 में 48:00 जोड़ देंगे। ये हो गया 63:00। बिल्कुल, अब इसे चलने के समय में से घटा दीजिए। 6300
2100। 42 घंटे। ये तो बिना किसी गलती के सेकंड्स में निकल आया। ये तरीका तो सच में लाजवाब है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कभी कभी वो रफ्तार भी पूछ लेते हैं और जवाब मीटर सेकंड में मांगा जाता है। ये 518 का चक्कर क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग इसे बस रट लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। ये 518 कोई जादुई संख्या नहीं है, ये सिर्फ यूनिट्स का खेल है। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट गुणा 60 सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, 1000 मीटर और 3600 सेकंड। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो हम असल में 1000 मीटर को 3600 सेकंड से भाग दे रहे होते हैं। तो ये बनता है 1000 बटा 3600। अब इसे सरल करें। ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गए, बचा 10 36। अब इसे 2 से काटें तो 5/18। 5/18 बस 1000/3600 का छोटा रूप है। एकदम। ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस यूनिट कन्वर्जन का शॉर्टकट है। ये तो अब कभी नहीं भूलेगा। तो अगर आपके पास जवाब किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि ईवीएस का सेक्शन मुश्किल नहीं है, बस इसे हल करने का नजरिया सही होना चाहिए।